संजय दत्त को मान्यता के साथ 52 साल की उम्र पर 2 बच्चे हुए, पर कल मेरे क्लिनिक पे आए एक 26 साल के व्यक्ति में एज़ोस्पर्मिया था या स्पर्म नहीं मिले। सैफ अली खान करीना कपूर से अपना दूसरा बच्चा 50 साल की उम्र के बाद करता है, पर मेरे क्लिनिक पे आए 32 साल के आदमी के स्पर्म काउंट लो है। शाहरुख खान, आमिर खान अपने चौथे या 5वें बच्चे 50 साल की उम्र के बाद करते हैं, पर मेरे क्लिनिक पर यंग लोगों की संख्या रोज़ बढ़ रही है जिनको बच्चे आने में डिफ़िकल्टी हो रही है या बच्चे नहीं हो रहे। वर्ल्ड ओवर ब्रूस विलिस, मिक जैगर, रॉय एटकिंसन या जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको 60 साल 65 साल तक भी बच्चे हो रहे हैं, पर हमारी कंट्री में दिन बाय दिन मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती जा रही है। आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी में किस उम्र तक बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होती है, किस उम्र तक एक नॉर्मल आदमी अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल बिना आईवीएफ की मदद से भी बच्चे कर सकता है, किस उम्र तक वो आदमी स्पर्म बनाता है और आप कैसे जांचें कि आपकी अपनी स्पर्म काउंट अभी नॉर्मल है या नहीं है। और हो सकता है कि कोई फ़र्क हो इन सेलिब्रिटीज़ की डाइट में या लाइफस्टाइल में, जिस कारण से ये इस एज तक भी बच्चे कर पा रहे हैं, या कुछ फ़र्क आ रहा है हमारी यंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन में, जिसमें मैं भी पार्ट हूँ और मेरे पेशेंट भी पार्ट है। क्या कोई कमी है हमारे लाइफस्टाइल में, खाने में, या जिस कारण से हमारे अंदर इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है, या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ये सेलिब्रिटीज़ कुछ स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल पहले भी 20 साल पहले भी इनफर्टिलिटी की या मर्दों में स्पर्म काउंट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे खुद के परिवार में, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे खुद के परिवार में मेरे ग्रैंडफादर के 8-8 बच्चे हुए, मेरे फादर के 4 बच्चे हुए और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के 16 बच्चे हुए, और काफ़ी लंबी एज तक हुए। और हमारे गांव में हमारे ओल्ड लोगों में देखेंगे बच्चे आराम से हो जाते थे। ऐसा क्या हो गया है कि सडनली मेल इनफर्टिलिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम सर पे आ गया है। हर जगह देखो तो सिर्फ आईवीएफ सुनाई देता है, हर जगह देखो तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम्स के बारे में मरीजों जूझते देख रहे हैं। आज का मुद्दा यही है, आज का टॉपिक यही है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्पर्म काउंट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में अपने स्पर्म को कैसे हेल्दी रखें उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अपने अंदर कोई कमी तो नहीं है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हो या आप यंग लड़के हो और अभी शादी नहीं हुई है और आपको ये कंसर्न है कि कल को फैमिली कैसे पूरी करूँगा, तो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ, मतलब जो मर्दों में इलाज करता है। मैं वैसे तो एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी के स्टोन से कैंसर तक का इलाज करता हूँ, पर पिछले कुछ समय से मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और एंड्रोलॉजी को लेकर जो एक ये विराट समस्या हो गई है, जिसमें लिंग की प्रॉब्लम्स, टेस्टिस की प्रॉब्लम्स, बच्चे ना होना, टेस्टिस छोटे हो जाना, लिंग इरेक्शन ना होना, अर्ली डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम्स का करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, प्लस मेरे क्लिनिक पे आने वाले हज़ारों मरीज़ों में उनका इलाज करता हूँ। पिछले साल में देखा जाए तो कम से कम मेरे क्लिनिक पर 1000 से 1500 ऐसे मर्द हैं जिनको लो स्पर्म काउंट या ज़ीरो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं हो रहे थे और आईवीएफ तक फेल हो चुका था, जिनको हमने सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट और कुछ मेडिकेशन से ठीक किया हो। तो पहले समझेंगे कि एक नॉर्मल आदमी किस उम्र तक बच्चे कर सकता है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें, अगर आप किताबें देखें, अगर आप रिसर्च देखें, तो अगर एक हेल्दी आदमी है और एक हेल्दी आदमी का स्पर्म काउंट कराया जाए तो 60, 65, इवन 70 साल की उम्र तक भी उनके सीमन में स्पर्म मिल जाता है। कई बार मेरे पास ओल्ड लोग आते हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पेशाब में दिक्कत है, हमने उनकी प्रोस्टेट की सर्जरी की है, वो तक भी बताते हैं कि वो इस उम्र के अंदर भी एक अच्छी सेक्स लाइफ एंजॉय करते हैं और सीमन का डिस्चार्ज करते हैं। कई बार इन ओल्ड लोगों में जब हम PSA कराते हैं या यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें भी हमें स्पर्म दिख जाते हैं। तो एक आदमी एक्चुअली मरने तक या कम से कम 70-75 साल की उम्र तक तो अच्छी क्वालिटी में स्पर्म बना सकता है। तो आजकल इतना ज़्यादा ये लो स्पर्म काउंट और एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? हो सकता है ये प्रॉब्लम हमारी डाइट से आ रही हो,
हो सकता है हम दिल्ली में रहते हैं, सब अडल्ट्रेटेड है, डाइट ठीक नहीं है, हो सकता है ये प्रॉब्लम वहाँ से आ रही हो सकता है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो जेनेटिक हो। जेनेटिक मतलब कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस में, काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स में जूझ रहे हैं, लैपटॉप का यूज़, रेडिएशन का यूज़, फ़ोन का यूज़, तो उससे स्पर्म काउंट ख़राब होता जा रहा हो सकता है डाइट में जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो निकलती जा रही है, फ्रूट गंदा है, वेजिटेबल गंदा है, दूध गंदा है, पानी गंदा है, पहनने का सामान गंदा है, रहने की जगह गंदी है, पोल्यूशन है, हो सकता है इस कारण से भी स्पर्म काउंट घटता जा रहा हो। काफ़ी रिसर्च चल रही है, पर यह पाया गया है हर रिसर्च में कि जो स्पर्म काउंट लेवल्स आज से 20 साल पहले भी देखे गए थे आदमियों में, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड ओवर आदमियों के स्पर्म काउंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे या फॉलिंग ट्रेंड पे है। तो अगर स्पर्म काउंट इतनी रैपिडली गिर रहा है तो हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारा स्पर्म काउंट हेल्दी रहे, हम आगे बच्चे करने के लायक रहे और हमें ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया जैसी दिक्कतों से ना जूझना पड़े। तो सबसे पहले तो अगर आप एक यंग लड़के हैं या फैमिली प्लान कर रहे हैं तो अपने टेस्टिस के साइज़ पे ध्यान दीजिए। जो टेस्टिस है ये भगवान ने 2 ऑर्गन दिए हैं और यही 2 ऑर्गन है जो पूरी लाइफ में या पूरी बॉडी में एक नई जीवन को या एक नए बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। ना तो लिवर है, ना किडनी है, ना ब्रेन है, ना हार्ट है जो एक नई जीवन प्रदान कर सकता है, पर ये 2 गोटियाँ या 2 टेस्टिस है जो भगवान ने इनको 2 फंक्शन दिए हैं। पहला स्पर्म बनाना, दूसरा उस स्पर्म को अपनी वाइफ में डालने के लिए टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। तो अगर टेस्टिस के साइज़ में कोई भी कमी है, चाहे वो साइज़ में बढ़ गए हो या वो साइज़ में छोटे हो गए हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर स्पर्म पे बहुत ज़्यादा गलत फ़र्क पड़ता है। टेस्टिस का साइज़ ठीक होना चाहिए, लटकन ठीक होनी चाहिए, वो गर्म नहीं होने चाहिए, उन पे टेम्परेचर ओके रहना चाहिए। तो अगर आपके टेस्टिस में कोई भी कारण है सूजन आने का, जैसे वेरिकोसील, हर्निया, हाइड्रोसील, या उनके श्रिंक होने का कि टॉर्जन है, इन्फेक्शन है, या उनके अंदर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसीलिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हर आदमी को अपने गोटियों को या अपने टेस्टिस को साल में एक बार खुद महसूस करना चाहिए कि उसके अंदर कोई गांठ, सूजन, सिस्ट या कुछ तो नहीं बन गया है। अगर ऐसा है तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। अगर आपके टेस्टिस हेल्दी है और आपको इन प्रॉब्लम्स में से कोई भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपनी बॉडी वेट और अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। बॉडी वेट कंट्रोल में हो, बॉडी वेट सही सीमा में हो, एक हेल्दी एक्सरसाइज आप करते हो आपके अंदर, तभी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हेल्दी रहेंगे। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज ठीक नहीं करते, तो भी बॉडी में फैट बढ़ने से ईस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन के लेवल घट जाते हैं। तो हेल्दी एक्सरसाइज, व्यायाम और वॉकिंग और हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने से भी आपके स्पर्म लेवल्स हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे। तीसरा पार्ट आता है अपने अंदर बाहर से कोई भी केमिकल डालना। आजकल यंग लाइफ है, बहुत बार केमिकल्स डलते हैं शरीर में। केमिकल्स दवाइयाँ हो सकती है, केमिकल ड्रग्स हो सकते हैं, केमिकल्स स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, केमिकल अल्कोहल हो सकता है, केमिकल स्मोकिंग हो सकता है, या केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। खाने के अंदर भी केमिकल आते हैं, प्लास्टिक में भी केमिकल आते हैं। तो अपनी बॉडी में जितने केमिकल्स की एडिशन को आप कम करेंगे, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट हेल्दी रहेगा। केमिकल्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? आप जो अल्कोहल पीते हैं वो केमिकल है, स्मोकिंग करते हैं वो केमिकल है, जो आप खाने को प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करते हैं तो उससे आने वाला माइक्रो प्लास्टिक्स केमिकल है, जो आप खाने के को धोते नहीं हैं उसके ऊपर लगे रसायन और पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल्स है, जो हमारे घर में आने वाले फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है या दूध है जिनमें केमिकल का छिड़काव होता है उनको मीठा करने के लिए या उनको बड़ा करने के लिए या उनको ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए, वो केमिकल्स है। जो हम बाहर से खाना खा रहे हैं जिनके अंदर एडिटिव्स है या जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है, वो सारे केमिकल्स हैं। जो आप जिम में प्रोटीन के डब्बे निपटा रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, वो सब के सब केमिकल्स हैं। तो अपनी डाइट को क्लीन कीजिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक खाइए, जितना हो सके फार्म से लीजिए, हो सके प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए, हो सके तो सामान खाने को प्लास्टिक की बजाय मिट्टी के या मेटल के बर्तन में स्टोर कीजिए, हो सके जितना हो फ्रेश खाइए, हेल्दी खाइए, उससे भी आपके शरीर में स्पर्म काउंट हेल्दी रहेगा। उसके अलावा आती है आपकी डाइट।
डाइट में जो पेशेंट्स में ओलिगोस्पर्मिया है उनमें एक चीज़ जो मैं मना करता हूँ यूज़ करने के लिए वो है दूध और एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब नॉनवेज, नॉनवेज मतलब मीट मांस मच्छी, ये भी केमिकल से पूरे भरे होते हैं। कोई भी चिकन को बड़ा करने के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, मछलियाँ पकड़ के आती है उनको स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन लगता है ये। और जब एक आदमी या जब एक जो ये मीट है जब मरता है तो उसके अंदर निकलने वाले स्टेरॉइड्स, डर के स्टेरॉइड्स, वो भी आपकी बॉडी में हार्म करेंगे। जो आप दूध पीते हैं, पैकेट वाला दूध पीते हैं, उस पैकेट वाले दूध को बनाने के लिए, पेस्चराइज करने के लिए, फ्रेश करने के लिए गायों में इंजेक्शन लगते हैं, वो भी आपके शरीर में जाके आपको स्पर्म काउंट में कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। तो डाइट में नॉनवेज और एग और मिल्क को निकालिए, उसकी बजाय फ्रेश फ्रूट जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल जूसेस, आलमंड मिल्क जैसी चीज़ों को लीजिए। सोया चाप, सोया मिल्क का बहुत प्रचलन है, पर सोया ईस्ट्रोजन से भरपूर है और सोया से भी काफ़ी टेस्टिस में हार्म हो सकता है। तो इसलिए सोया के प्रोडक्ट्स को भी जितना आप छोड़ेंगे उतना आपके स्पर्म काउंट में हेल्दी रहेगा। उसके अलावा कपड़े और एक्सटर्नल में आप आजकल जीन्स पहनते हैं, गर्मियों में टाइट अपने सपोर्टर या टाइट वी शेप अंडरवेयर पहनते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म सिटिंग का जॉब होता है, टेस्टिस को एडिक्वेट रेस्ट और हवा नहीं मिलती है। उसके अलावा लैपटॉप है, मोटरसाइकिल की टंकियाँ है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल की गर्म टंकियाँ है, इंजन है, इन सब से भी टेस्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। पाया गया है कि इनसे स्पर्म काउंट तो होता ही होता है, साथ में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी पूरे स्वस्थ नहीं होते। तो रेडिएशन का एक्सपोजर कम कीजिए, लैपटॉप को ज़मीन पे रखिए, लैपटॉप को टेबल रखिए, लैपटॉप को अपने लैब के ऊपर मत रखिए, मोबाइल फ़ोन को छाती की जेब में रखिए, पिछवाड़े में रखिए, अपने टेस्टिस के पास मत रखिए। कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर है तो उसको कम कीजिए, हीट एक्सपोजर है तो उसको कम कीजिए। और अगर आप घर आने के बाद अपने टेस्टिस की बर्फ़ से सिकाई करते हैं तो दिन भर की जो गर्मी है टेस्टिस की वो निकलती है। गर्म पानी को नहीं यूज़ करेंगे, स्टीम सोना को नहीं यूज़ करेंगे, बहुत टाइट जीन्स नहीं पहनेंगे, तो इससे भी आपके टेस्टिस काफ़ी अच्छी मात्रा में हेल्दी रहेंगे। पर इसके बाद भी अगर आपका स्पर्म काउंट लो हुआ है, आपको ज़ीरो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हुई है, टेस्टिस में गड़बड़ी आ गई है और आप बच्चे नहीं कर पा रहे, तो आपके पास अच्छा इलाज अवेलेबल है। IVF है, IVF अच्छी टेक्निक है, IVF से बहुत सारे मर्द बच्चे कर पाते हैं, पर IVF से पहले ट्रीटमेंट है, IVF से पहले सर्जरी है, IVF से पहले दवाइयाँ है, IVF से पहले नेचुरल टेक्निक्स है, जिससे आप हो सकता है ठीक हो जाए और हो सकता है अपने बच्चे करें। सबसे बूढ़े उम्र पे फादर बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे देश का ही है। हमारे देश में ही ऐसे कई बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 90-90 साल के अंदर भी बच्चे किए हैं, 4-4 बीवियों से भी बच्चे किए हैं। तो जिस देश में इतनी उम्र के बुज़ुर्ग भी स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं, उस देश में इनफर्टिलिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक नहीं है। ये वीडियो देखा हो, समझ में आया हो तो इसमें दिए गए प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, अपना एक बेस लाइन स्पर्म काउंट ज़रूर कराइए, टेस्टिस को हेल्दी रखिए। और अगर आप बच्चे करना चाह रहे हैं और बच्चे नहीं हो रहे और कोई आपको IVF की सलाह दे रहा है और आपकी दिक्कत आप में है, मर्दों में है, तो अच्छे डॉक्टर से जो मर्दों का अच्छा इलाज करता हो उसे ढूंढिए और अपना अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको बिना IVF के भी अपना बेबी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको टेस्टिस हेल्दी रखने के और स्पर्म काउंट हेल्दी रखने की ट्रिक्स पे और वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एंड्रोलॉजी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।